बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी, मरियम नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गूंज। इस दफ़ा क्या हुआ है, क्यों एक दफ़ा दोबारा से इलेक्शन का मामला उभर कर सामने आया है और इलेक्शन के हवाले से जजेस के दबंग रिमार्क्स आए हैं, ये आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ इमरान खान साहब की ज़मानत का केस तोशा खाना 2 जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम सुना जा रहा है और उसमें एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए। और अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो कौन सा केस उन पर रह जाएगा, इमरान खान साहब के बाहर आने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, क्या होगा, ये तमाम हम अपडेट्स आपको इस व्लॉग में देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर 24 नवंबर जो कि फ़ाइनल कॉल दे दी गई है, इसके हवाले से एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इनकी राय भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मरियम, जो आज अदालत में हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में PB 45 अली मदद जतक जहां से उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के और वो इस टाइम सूबाई वज़ीर भी हैं, उनके मुकाबले में जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार थे। हुआ इस तरह के फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा एक दफ़ा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया और इस दफ़ा काजी फाइज ईसा का बेंच नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि काजी फाइज ईसा तो कहते थे कि जब एक दफ़ा बैलेट बॉक्स खुल जाए तो फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का कोई मामला रहता ही नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें रिवर्स, आपको पता है एक रिवर्स गेयर लगा हुआ है, चीज़ें रिवर्स करनी शुरू कर दी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा एक बहुत बड़ा तनाज़ा है और उन्होंने कहा एटलीस्ट एक हल्के में तो आप शफाफियत होने दें। इसका मतलब क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो मरियम, हुआ इस तरह के जो अली मदद साहब थे उन्होंने फॉर्म 47 की मदद से वो जीत गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला उनके खिलाफ आया, फिर वो अपील में आ गए और 15 हल्कों के जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है फैसला फॉर्म 47 के खिलाफ सुनाया है, फॉर्म 45 को तस्लीम किया। और जब जस्टिस अकील अब्बासी के सामने ये रिमार्क्स आए कि एक फॉर्म 45 लगा हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई 4 फॉर्म 45 लगे, उन्होंने कहा एक फॉर्म 45 भी काफ़ी है। तो इस पूरे केस में एक चीज़ जो हमें वाज़े नज़र आ रही है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की अहमियत को एक तो सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा से रिकग्नाइज़ करिए जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में ख़त्म हो गई थी। दूसरी बात कि ये रिमार्क्स जो जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से दिए गए हैं किसी एक फॉर्म 45 पे इन्हिसार करें और वो कह रहे हैं किसी एक हल्के में तो शफाफियत आने दी जाए। इसका मतलब है द अप्रोच इज़ देयर कि अभी भी ये फॉर्म 47 की वो जो असद तूर साहब कहते हैं लास्टिक की शलवारें पहन के लोग जो हैं बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक अलार्मिंग बेल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कबीर, एक तो ये हम सबको ये याद रखना चाहिए कि जब 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी तो हुकूमत की जानिब से जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था वो इलेक्शंस खुलने का था। और ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम करके एक मकसद का हसूलगी की कोशिश की गई, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो सकी कि आज एक तो ये वाज़े हो गया कि जो इंतखाबी असरदारियाँ हैं उनको आईनी बेंच नहीं सुनेगा, उनको एक मामूल का बेंच सुनेगा और वो मामूल का बेंच बिल्कुल बाइख्तियार है फैसला करने के भी। और फिर जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया तो हम सबको पता है कि आम इंतखाबात को लेकर मुतअद्दिद जजेस के कंसर्न हैं। साबिक चीफ जस्टिस की बाकियात हों, उनको भले ये लगता हो कि ठीक है इंतखाबात दुरुस्त हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ये बात दुरुस्त है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं, जब पूरी दुनिया आपके इंतखाबात को फ्लॉड इलेक्शंस कह रही है तो उसके बाद किसी को क्या इस पे इबाम है कि वो उनकी तहकीकात की तरफ नहीं जाना चाहता। ज़ाहिर है सर्वाइवल की जंग है सारी की सारी। आज ये मुकदमा गो के ये मुकदमा था कि एक तो बैलेट पेपर्स आउट हो गए थे, उसके अलावा दूसरी जो बात थी वो ये थी कि इस मुकदमे में फॉर्म 45 और 47 का इल्ज़ाम था और दोनों फ्री कैन लगा रहे थे, यानी पीपल्स पार्टी वाले JUI के ऊपर, JUI वाले पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा रहे थे। और फिर इस मुकदमे में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस जो अकील अब्बासी हैं उनकी जानिब से बार बार ये कहा जाना कि ये संगीन मुकदमा है। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी एक हल्के में शफाफियत आने दें और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूँ तौर पे दोनों फॉर्म 45 का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला भी कैसे आ गया, इस बात पर भी वो हैरान है। तो यानी हमारे जजेस को पूरे प्रोसेस के बारे में इल्म है। आपको पता है ट्रिब्यूनल्स को काम करने नहीं दिया जाता। फाफिन की परसों की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि बलूचिस्तान के अलावा बाकी तमाम तर जो मुल्क के ट्रिब्यूनल्स हैं वो लैग कर रहे हैं, वो नहीं जल्दी फैसले कर रहे। और जाहिर है जब इंतजामी जो इंतखाबी असरदारियाँ हैं उनके फैसले अभी ट्रिब्यूनल्स नहीं करेंगे, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आकर हतमी होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आपकी ये बात दुरुस्त है कि पॉलिसी के रिवर्सल का भी एक फैसला है। इससे पहले के जो साहब यहाँ पर बराजुमान थे वो कहते थे कि जो
फॉर्म 45 और 47 है वो अहमियत ही नहीं रखते। फिर वो हर मुकदमे में ये कह देते थे कि बख्श दें, हुकूमत को चलने दें, आप काम नहीं चलने देते। इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएं। एग्जैक्टली, इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसकी आज़ाद इदारा है, उसकी इज्जत करें, उसकी हुर्मत रहने दें। तो ये सारी बातें वो करके एक कवर देते थे, लेकिन अब जाहिर है कि वो नहीं है। आज ऐसे 3 जजेस के सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, जिनमें से 2 जजेस वो थे जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में ऑलरेडी अपना माइंड इलेक्शंस को लेकर के डिस्क्लोज कर दिया हुआ है। जस्टिस अकील अब्बासी क्योंकि उस मुकदमे में शामिल नहीं थे, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए और उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उनकी अहलिया की किसी जमात से एफिलिएशन है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि वो किसी जमात से मुंसलिक हैं। तो उनकी जानिब से इंतखाबात के ऊपर सवाल उठाए जाना, इतने संगीन सवाल उठाए जाना, मुझे लगता है कि बिल्कुल मानी खेज है। और इस वक्त हुकूमत के लिए भी कुछ ना कुछ डरने का वक्त ज़रूर है। और आप देख रहे कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, चाहे आप इमरान खान साहब के कंटेक्स्ट में कहें, चाहे आप 24 नवंबर के में कहें, मौजूदा जो शहबाज साहब की हुकूमत है उसको देखें। तो ये जो तमाम तरीक़ेकार है, अब हम कह सकते हैं कि कुछ नवंबर में आकर हवाएं फिर से तब्दील हो रही है। पिछले साल भी हमने देखा था नवंबर में आके इलेक्शंस की तारीख निकली थी, हवाएं तब भी तब्दील हुई थी। तो अब कितना एक अरसा ये निज़ाम चलना है, ये भी देखना है। ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं से आवाज़ उठती है तो लगता है कि कोई आवाज़ें अभी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आईनी बेंच में ये केस नहीं सुना गया और इलेक्शन की उज़रदारियों का केस आम मामूल के बेंचेस में सुना गया, उसमें जस्टिस मंसूर भी सुन सकते हैं, जस्टिस मुनीब भी सुन सकते हैं, अतर मिनल्ला भी सुन सकते हैं, दो के यू नो दैट अतर मिनल्ला साहब इसको भी हेड करने जा रहे थे, लेकिन एंड टाइम पे बदल दिया गया बेंच। लेकिन फिर भी आज फैसला जो जजेस हैं उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट माइंड मैं समझती हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला का इस बेंच में ना होना एक अच्छी बात इसलिए है कि अगर जस्टिस अतर मिनल्ला बैठकर ये फैसला देते तो फिर वो कहता कि इन्होंने तो हाँ एग्जैक्टली ये घुंघरू पीटा जा रहा होता कि ये तो ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, ये तो हुकूमत के हैं ही खिलाफ। लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकता, कम से कम उन जजेस ने दिया। और दूसरी बात ये पीटीआई तो है ही नहीं इस केस में, पीटीआई फरीक नहीं है। बलूचिस्तान के जितने भी हलकों के मुकदमात यहाँ पर आते हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाज़ात है ही नहीं, उसमें JUI के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही आपसी तनाज़ात हैं। बहुत हो जाए तो बाप पार्टी, आपको पता उनको तो ज़रूरत नहीं है, वो तो एक एब्सोल्यूट सीट्स के साथ मेजॉरिटी के साथ आते हैं, तो उनके मुकदमात या तनाज़ात नहीं है। लेकिन इन 2 जमातों का ही आपस में, तो यानी ये आप नोट कर लें नाज़रीन के दिस फॉर्म 45 एंड फॉर्म 47 कंट्रोवर्सी एक स्कीम के तहत रिग किया गया, जिसमें हमें कहने को सुनने को मिलता है कि जी पीटीआई तो हमेशा फॉर्म 45 और 47 का रोना रोती है। तो बलूचिस्तान और KP के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे JUIF ऐसा रोना रोती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे दीगर सियासी जमातें कह रही हैं कि भाई फॉर्म 45 के तहत तो एक उम्मीदवार जीता था, आपने एंड में रिजल्ट जो निकाले वो फॉर्म 47 के तहत निकाल दिए। तो ये एक स्कीम के तहत इलेक्शन रिग्ड हुआ है और उसके खिलाफ अब अदालतें बोलती हुई नजर आ रही हैं। खैर दूसरी स्टोरी पे जंप इन करते हैं, तोशा खाना 2 की स्टोरी। मैं थोड़े से फैक्ट्स उसके बता देता हूँ, फिर मरियम से इस पे तजिया ले लेंगे। फैक्ट्स नाज़रीन ये है कि आज इमरान खान साहब की ज़मानत का केस लगा हुआ है और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब इसकी समाअत करें। बल्गारी सेट का ये मामला है। बल्गारी सेट जो है वो उसकी कम कीमत पे लिया गया, ये उन पर इल्ज़ाम है। अब बल्गारी सेट के मामले पर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जब समाअत करने आए तो इन्हें कहा गया कि मीडिया रोज़ खबरें फैला रहा है कि आज ज़मानत हो जाएगी, कल ज़मानत हो जाएगी, जैसे कि हम अभी व्लॉग भी कर रहे हैं। तो इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मीडिया का तो काम है उसने खबर देनी है और थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म नहीं होगा तो उनकी खबर बिकती नहीं है। तो आप अपने काम से काम रखें, आप बताएं यहाँ पे केस किस वजह से करने आए हैं, क्या आप चाहते हैं। तो उसके बाद फिर इस केस की समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हुई और उस समाअत में पहले जो है चालान दिखाया गया और चालान में सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा गया। चालान में पूछा गया कि रसीद किसके नाम की काटी गई है, ये जो चालान है। तो इस पर जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर ने कहा कि आप देख लें कि इसमें बुशरा बीबी का नाम है रसीद में, इमरान खान साहब का जो कि इन्होंने मरकज़ी एक्यूज़ उनमें बना के पेश किया, इमरान खान साहब का नाम नहीं है। तो इसके बाद फिर जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर को कहा कि इस पे आप क्या कहेंगे, जिस पे FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि इन दोनों ने मिलकर फ़ायदा उठाया इस सेट का और इन दोनों ने मिलकर मतलब इसकी कम कीमत शो करके अपने पास रख लिया। तो उन्होंने कहा कि रसीद जब बुशरा बीबी के नाम की है तो इमरान खान साहब ने कैसे फ़ायदा उठाया, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर कह रहा है अब नाज़रीन अदालत में कि अगर बीवी को फ़ायदा हुआ है तो अल्टीमेटली शौहर भी उसका बेनिफिशियरी है। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट की एक सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस है जस्टिस काजी फरीसा केस में कि बेगम अगर एक आज़ाद हैसियत रखती हो तो शौहर के एहसासों से उसका लेना देना नहीं होता, हम देख चुके हैं। उसी पर यहाँ पर बाकायदा
1.25 साल वो चीफ जस्टिसशिप एंजॉय करके गए, जस्टिस कैसे हो सकते हैं? काजी फाइज ईसा बिल्कुल। वाला मामला था ये। अच्छा, फिर उस पर गुल हसन औरंगजेब ने उनकी तसल्ली कराई ना, उन्होंने कहा ओ प्लीज़, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं, बीवी के अपने असासे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एक एंटिटी होती है, तो आप उसको शोहर से क्यों जोड़ रहे हैं। तो ये FIA प्रोसिक्यूशन की तैयारी का हाल था, जिसमें वो इमरान खान को मरकज़ी, क्योंकि बुशरा बीबी की तो आपको पता है बाहर है, इमरान खान साहब को मरकज़ी मुलजिम बना के भी पेश करें और उस तोशाखाना 2 रेफरेंस में अंदर भी रखा हुआ है। देखिए, जितने भी तहाइफ के केस हैं, इन तहाइफ के केसेस बनाए इस वजह से गए हैं कि आपने कोई सब्सटेंशियल चीज़ निकाल के नहीं लाए, ले दे के आपको मुकदमात मिले हैं कि घड़ी बेच दी, बल्गारी सेट अपने पास रख लिया, उसकी पूरी कीमत नहीं हटा कि स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इससे पहले हमारे पास मसाले मौजूद हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ अली जरदारी, BMW जो कीमती हार के सेट हैं। तो सिर्फ स्टेट इसमें चूँकि मकसूद है इमरान खान साहब को अंदर रखना, तो आपको पता है इमरान कि खान के ऊपर बनने वाले कमर अभी तक सारे मुकदमात में अभी तक तो यही साबित हुआ है कि वो मरकजी फरीक किसी में भी नहीं थे। साइफर के मुकदमे को बहुत ढोल पीटा गया, लेकिन साइफर का मुकदमा कैसे फारिग हुआ हम सब ने देखा है। लेकिन अब एक अहम डेवलपमेंट आज के दिन में ये बिल्कुल हो सकती है 24 नवंबर के एहतजाज से पहले कि इमरान खान के ऊपर एक वाहिद सज़ा का जो मुकदमा है वो ये तोशा खाना है। आज अगर उसमें भी उनकी ज़मानत हो जाती है, बरियत उनकी हो जाती है, तो उसकी सूरत में फिर इमरान खान के ऊपर कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं रहेगा जिसमें उनको जेल में रखा जाए। आप उनको गिरफ्तार ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आपकी इस वक्त ये मंशा है, लेकिन उनको जेल में रखने का कोई और मकसद नहीं बचेगा। लेकिन हमें पता है इससे पहले बुशरा बीबी के ऊपर जब पहली तोशाखाना में उनकी ज़मानत, उनकी बरियत हो गई थी, तो फौरी तौर पर उन पर दूसरा मुकदमा बनाकर उनकी गिरफ्तारी ले ली गई थी। तो रियासत जिस डगर पर चल रही है उसमें कोई उनके लिए नामुमकिन नहीं है किसी को अंदर रखना। लेकिन 24 नवंबर से पहले लोगों के अंदर ये ज़ाहिर है कि एक जोश ज़रूर पैदा करेगी बात कि इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा ना हो, और वो मुकदमा ना होने की बुनियाद पर अगर वो जेल में है तो लोग ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपको पता है हुकूमत भी इस वक्त परेशानी का शिकार ज़रूर है। हम ये नहीं कह सकते कि एहतजाज हो रहा है तो गवर्नमेंट आई डोंट केयर मूड में है। उनको भी ये डर है कि अगर लोग फिर से निकलते हैं तो मौजूदा हुकूमत जिसके खिलाफ उनको उनके निज़ाम के बहुत बड़े गारंटर हसन मलिक साहब के ज़ुबान में वो भी अब मौजूद नहीं है, वो भी अब मौजूद नहीं है। तो अब कैसे, कौन उनको रेस्क्यू करेगा? अगर एहतजाज हो रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ईदर वे उनको कोई सच रिलीफ नहीं दे सकेगी, क्योंकि आईनी बेंच तो आपको पता है माजी से मुकदमात को लेकर चल रहा है, कोई हंगामी मुकदमे वाला सीन अब नहीं है। सू मोटो का इख्तियार वैसे ख़त्म हो चुका है। तो अब देखना है कि जो अदालतें हैं उनकी तरफ से तो बिल्कुल ही हाथ खड़े हैं। तो हुकूमत ने जो करना है, अगर अपने बलबूते पर करना है, फैसल वाउडा प्रोग्राम्स में कहते फिर रहे हैं कि अब हम इनका कितना साथ दें, तो फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं हवाएं ज़रूर तब्दील हो रही हैं। और ये हवाएं सिर्फ यूं ही तब्दील नहीं हो रही, मानी खेज तरीके से तब्दील हो रही हैं। अखबारात में खबरें छपना शुरू हो गई, मुज़ाकरात की बातें होना शुरू हो गई, और साथ ये भी खबरें चल रही हैं जो मैंने आपको बताना था कि जो कुछ सफारती हल्के हैं उनकी जानिब से भी डेडलाइन दी जा रही है कि बस बहुत हो गया। हाँ जी। और आपको पता है कि पहले सऊदी अरब को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, और फिर ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब रिलीफ चाह रहे हैं सऊदी अरब से। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ऑफ़र किया था कि आप बाहर चले जाएं। तो अब चूँकि कांग्रेस से भी एक लेटर आया है और फिर यूके से भी एक प्रेशर है, तो वो ये कह रहे हैं कि बस इनफ इज़ इनफ सर, बस आपने बहुत रख लिया। आपको पता है कि नवाज शरीफ को भी 90 से अबव जो उनको रखा गया था, फिर जिला वतन किया गया था, उसमें भी प्रेशर बाहर का था, और फिर सऊदियों ने अपने पास बुला कर रख लिया। तो कोशिशें ये चल रही हैं कि किसी न किसी सतह पर खान साहब को बाहर निकाला जाए, और उसके लिए सफारती महाज भी बड़ा हमें मुतारिक नजर आ रहा है। सिचुएशन मुख्तलिफ है। इमरान खान, मैं ये समझती हूँ कि आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले बाहर आ चुके होते अगर वो इस बात पर आमादा होते कि वो मुल्क से बाहर जाएंगे। उनका जो जहाँ पर आके इस्टेब्लिशमेंट का या मौजूदा हुकूमत का या सबका डेडलॉक आ जाता है, वो इसी पॉइंट पर आ जाता है कि वो मुल्क से बाहर जाना नहीं चाहते। और आपको पता है मुल्क में उनको रखने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रीट पावर वो अपनी शो कर चुके हैं आम इंतखाबात में। उसके अलावा उनके साथ है वो एहतजाज की कॉल देते हैं, लोग निकलते हैं कम ज़्यादा। इस खौफ के माहौल में निकलने से पहले जब आप पूरा शहर बंद कर देते हो तो एहतजाज को ऑलरेडी आप कामयाब करार दे चुके होते हैं। तो उस पूरी सिचुएशन में अब देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। डिसाइसिव हो सकते हैं, और ज़ाहिर बात है कितना अरसा किसी शख्स को अंदर रखा जा सकता है, और वो भी ऐसे शख्स को जो जेल का आदी हो चुका हो। तो फिर आपको पता है वो ख़तरनाक ज़्यादा हो जाता है, जिसको जेल से वहशत ही ना हो रही हो। तो फिर डराना किसको है जब अंदर रखे शख्स को आप डरा भी नहीं पा रहे हैं। और फिर अदालतों से तो रिलीफ मिलना है, अब एक बहुत लंबा अरसा हो गया है सज़ाओं का भी। तो अगर आज बरियत हो जाती है इमरान खान साहब की, तो मैं ये समझती हूँ कि ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ज़मानत, हाँ, लेकिन उनके साथ मेरिट पर भी मुकदमा साथ साथ चल ही रहा है एक और भी। तो अब देखना है कि अगर वो इस आखिरी मुकदमे में भी छूट जाते हैं
तो उसके बाद जो मौजूदा निज़ाम है उसको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नया मुकदमा बनाए। 9 मई के मुकदमात हमने देखा, एक फ़ैसला आया उस दिन लाहौर की ख़ुसूसी अदालत का, वो काफ़ी था इमरान खान साहब को हर 9 मई के मुकदमे से ये कह के बरी करने का कि एक शख्स बाहर था ही नहीं, उसी शख्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, तो आपने उसी के ऊपर सारे मुकदमात बना दिए, वो भी सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड्स के ज़रिए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, ज़ाहिर है कानून की नज़र में नहीं रह सकते, लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब की आमादगी हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये सारे मुकदमात चुटकी बजाकर फारिग हो जाएंगे। यही इस मुल्क की हिस्ट्री रही है। थैंक यू वेरी मच मरियम, हमारे साथ मौजूद थी, अपनी इंसाइट्स दे रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हुआ, ये खबरें हमारे पास थी जो हमने आप तक पहुँचाई। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कब्र ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।